नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के सुपरहिट पॉलिटिकल शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जनता की बेहद मांग पर आज हमने खास मेहमान को बुलाया है। 10 साल से दिल्ली में सांसद जी का बोलबाला है, लेकिन असल में बिहार के लाला हैं, राम जी के भक्त हैं, केजरीवाल पर काफी सख्त हैं, नेता है मगर क्रिकेटर बनने के भी लक्षण हैं, भोजपुरी के बच्चन हैं। राजनीति में बहुत से विवाद हैं मगर उनके नक्शे कदम पर चलकर बहुत से कलाकार आबाद हैं। हुनर ऐसा कि भोजपुरी से बॉलीवुड तक को नापा है। पब्लिक के लिए वही रिंकिया के पापा हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली के सांसद, बीजेपी के स्टार प्रचारक, देश के बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर भारी मनोज तिवारी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। मनोज जी आइए प्लीज, स्वागत है आपका। मनोज जी, चुनाव का एकदम चरम पर चल रहा है और आप और ज्यादा फिट होते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 10 साल सांसद बने हो गए, 2 दशक सिनेमा में बतौर एक्टर हो गए, कौन सा सफर ज्यादा मुश्किल था? मुश्किल तो ये वाला था जो लास्ट है। 10 साल सांसद रहने के बाद और 14,600 करोड़ का काम कराने के बाद अपने क्षेत्र में, और किसी को ये न दिखे कि कोई कमीशन लिया, कोई घोटाला किया, तो मैं समझता हूँ सबसे सख्त जो सफ़र था वो बहुत अच्छे से निकल गया। निकल गया या अभी जारी है? ये तो अभी जारी है आपका सफर। नहीं, 10 साल तो निकल गया, 10 साल निकल गया और 25-30 साल और बाकी है। क्या बात। लेकिन मैं शुरुआत मोहनिया से मुंबई तक के सफर से करता हूं। वो दिन तो याद आते होंगे आपको जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा था, मामूली सी साइकिल खरीदने के लिए 25 साल इंतजार करना पड़ा, आश्रम में 2 रोटी खाने के लिए भक्तों के लिए दर्जनों रोटियां बनानी पड़ी। ये सब सच्चाइयाँ हैं जीवन की, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अब वो चीज़ें अच्छी इसलिए लगती हैं कि उसको पार करके आ गया। ये सच्चाई है कि 24 साल तक मेरे पास साइकिल नहीं थी, और ये भी सच्चाई है कि मैं 10वीं क्लास में पहली बार जूता पहना था, और ये भी सच्चाई है कि एक आश्रम में मैं यहीं पे दिल्ली के जमुना बाज़ार में दंडी आश्रम है, भूमा निकेतन गुरु जी का, तो वहाँ रहता था, शौकिया चलता था। ये जरा पूरी कहानी बताइए, लोगों को आपके ये संघर्ष की कहानी नहीं पता है जरा। अब हम लोग जैसे आते थे, आश्रम में रहते थे, तो हम लोग सेवा देते थे, उसको हमारी मजबूरी नहीं थी, लेकिन हम सेवा देते थे, कभी रोटियां बनाने में, परोसने में। लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है कि मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर भी था। अच्छा जी, मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ता था, तो मुझे बार बार माँ से पैसा मांगना पड़ता था, तो माँ को अनाज बेचना पड़ता था। अनाज बेचने के बाद अगर व्यापारी ठीक टाइम से नहीं दिया तो माँ के झगड़े होते थे, तो बहुत कुछ अजीब लगता था। तो मैंने जीप चलाना सीख लिया था, तो मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर था बनारस में। वो शनिवार रविवार हम उनके साथ रहते थे, और मुझे 600 रुपया मिल जाता था, और उतना ही मेरा खर्चा होता। दिल्ली में कौन से आश्रम में थे आप और कहाँ पर था वो? दंडी आश्रम ही जमुना बाजार में है, जो मरघट वाले हनुमान जी हैं उनके जस्ट अपोजिट ऊपर शंख वाला मंदिर है, तो हमारे गुरु जी का मंदिर है। तो आज भी गुरु जी हैं, आज भी मुझे आशीर्वाद दे। भूमा निकेतन आश्रम है, और शुरुआती समय था, मैं उन्हीं के कारण दूसरी बार दिल्ली आया था। एक बार तो आया था रिपब्लिक डे परेड के लिए, मैं एनसीसी में भी रहा हूँ, और मैं 1985 में जूनियर डिवीज़न से रिपब्लिक डे परेड में था, बिहार कंटिजेंट से। लेकिन दूसरी बार आया गुरुजी के कारण,
जहां संघर्ष किया वहीं से आप सांसद हैं, ये एक बहुत अपने आप में इंस्पायरिंग है। जरा जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए एक बार। हम आपसे जब तो मैं जहाँ का सांसद हूँ ना, उसी क्षेत्र में मैं जब गाना गाने के लिए प्रयत्नशील था, तो उसी लोकसभा के गोपालपुर गांव में मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ एक झुग्गी में रहता था। जब लगातार 3-4 दिन रहता था तो मैं खुद महसूस करता, उन्होंने तो कोई महसूस नहीं होने दिया था, लेकिन मुझे लगता था 3-4 दिन लगातार रह गए नहीं, खाना खाए के बनावे के पड़ा था तो ठीक नहीं थे, तो हम लोग कहीं और चले जाते थे। बट वहाँ का सांसद हूँ, वहीं का सांसद हूँ। हम आपसे जुड़ी जब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि जब आप गांव से बनारस आए थे तो घर नहीं था, घर मिला तो आप खुद मजदूरों के साथ घर बनाने में जुट गए। नहीं, हम लोग आए थे पढ़ने तो घर नहीं था, तो घर तो बहुत दिन तक नहीं था, लेकिन एक आदमी का एक प्लॉट था तो वो हमको दे दिए छोटा मोटा भाड़ा पे, तो हम लोग उसी में अपना कमरा खुदे बनाए, मजदूर बुलाए, अपने भी लग गए और वो गारा मिट्टी वाली दीवार खड़ा करके अपना एक कमरा बना लिए। तो राजा की तरह फील होता था, लगता था कि पूरा प्लॉटवा में तो घास था, तो लगता था हमारा घर है और बड़ा फार्म हाउस है, ऐसा महसूस होता था। मैं फिल्मों की बात भी आपसे करूंगा, लेकिन पहले शुद्ध राजनीति पर आते हैं। दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ने ऐसा क्या चक्कर चलाया कि सिर्फ उनकी ही टिकट बची, बाकी 6 के 6 सांसदों की सीट बदल गई। असल में दूर से देखने में ऐसा लगता है, और आमतौर पे जो देश की राजनीतिक विचारधारा रही है, जो राजनीतिक संस्कृति रही है, वहाँ यही कहा जाता है इनका टिकट कट गया, इनका टिकट बच गया। तो अभी राजनीतिक पंडित लोग भी ऐसे ही देखते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में कल्चर बदल चुका है। जो बाकी 6 का कटा है, कुछ तो कमियां रही होंगी, इसीलिए कट गया टिकट, नहीं मिला उनको। यही बताना चाहता हूँ कि अब वो कमियों के आधार पे नहीं, आप किसी का योग्यता है स्टेट संभालने का तो उसको प्रभारी बना दिया जाएगा, किसी का योग्य, हमारे यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है। असली बात क्या है कि खाली लाल बत्ती नहीं उतरी है, यहाँ भी वीआईपी कल्चर नहीं है। जब जिसको जो काम दिया जाएगा वो करेगा और पूरे मनोयोग से करेगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करेगा। आप दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार हैं। जी। इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को मिली है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस से मुकाबला आसान है या आम आदमी पार्टी से? अब तो दोनों बराबर है। अब तो देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे क्षेत्र में 7 विधायक हैं, और जिसके 10 में 7 विधायक हों, वो चुनाव लड़ने से भाग जाए, अब उसकी बची क्या है? कन्हैया कुमार का नाम सुना है आपने? कौन कन्हैया? मतलब कई कन्हैया को जानते? कन्हैया कुमार, ऐसी खबर है कि अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता। ये क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में जेएनयू से जानता हूँ। उनका एक लाइन बहुत फेमस है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहाँ से जानता हूँ। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस आपके खिलाफ कन्हैया कुमार को उतार सकती है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुकाबला काफी रोचक होगा। आप भी कन्हैया कुमार को क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी को चुनौती नहीं मानते, और लेकिन सीट से तो आप लड़ रहे हैं ना, नरेंद्र जी कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं, हम भी लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो 543 सीटों से लड़ रहे हैं। अगर किसी को ये भ्रम होगा या भ्रम डालने की कोशिश करे, तो उसका भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका चुनाव है, और जिसके पक्ष में 272 से ज़्यादा सीट होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए वो 543 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए होगी कहीं ना कहीं। आप जो बात कर रहे हैं वही बात खड़गे जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वहां पर तो अगर मोदी जी को हटा दें तो बीजेपी के सांसद चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो हटाएंगे क्यों? वो तो यही चाहते हैं भाई। अगर उनका हिम्मत है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दें।
वो भी 543 पे हो जाएंगे। हिम्मत तो दिखाओ, ठीक है, साहस है तो बताओ। ठीक है। हमारे एडिटर्स हैं राजेश जी। मनोज जी, अभी उन्होंने सवाल पूछा कि आपने ऐसा हाई कमान, आला कमान पे क्या जादू किया कि 7 में से 6 सीटें जो हैं वो टिकट कट गए, आपका टिकट बच गया। अब इस पर, इस पैटर्न पर आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए जी। कि जिन्होंने नारा दिया गोली मारो, जिन्होंने कहा कि गोडसे राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम सांसद को उल्टी सीधी बातें कही, उन सब का टिकट काट दिया गया है। क्या ये कोई पैटर्न दर्शाता है? आपका जो पर्सोना है, आपकी जो छवि है, आप अच्छे गाने गाते हैं, मुस्कुरा के लोगों से मिलते हैं, तो ये अब क्या बीजेपी में पैटर्न बदल रहा है कि एग्रेशन को कम किया जा रहा है और सबको साथ लेके चलने वाले को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? अब देखिए, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। आप ही से तो चाहिए जवाब। नहीं, हम लोग तो अपना काम करने में विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि अगर हमारा प्रधानमंत्री का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें उसको अपने व्यवहार से फॉलो करना चाहिए। मनोज जी, 2014 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2019 में जीती। वो पूरी संभावना है कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतेगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलने के बाद भी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि विधानसभा में जब वोटिंग की बात आती है तो जनता पूरी एक तरफ केजरीवाल के पास चली जाती है, एमसीडी की वोटिंग होती है तो केजरीवाल के पास चली जाती है। दिल्ली का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष रहे दिल्ली के, आपके समय संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उसके बाद संगठन जमीनी स्तर पर वो मैसेज क्यों नहीं दे पा रहा? प्रधानमंत्री मोदी का इतना काम है, लेकिन दिल्ली के अंदर वो मैसेज कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ कमजोरी लग रही है आपको? देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं ना, वो पीछे 10 साल की कहानी है। ऐसा नहीं कि 1993 से ऐसा ही होता आ रहा है। यहाँ पे ऐसा भी था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। दोनों होने के बाद भी वो लोग दिल्ली को क्या दिए हैं, आज चल के देख लीजिए क्या हो रहा है। 10 साल में ऐसा जरूर हुआ कि केंद्र में हमको नरेंद्र मोदी जी को लाई दिल्ली की जनता और स्टेट में नहीं लाई, तो एक भ्रम का माहौल था। सबको लगता था कि अरविंद केजरीवाल कोई बहुत बड़ा एक शासन चलाने का एक नया तंत्र लेके आए हैं, तो इसमें दिल्ली की जनता भ्रमित हुई। लेकिन आज दिल्ली की जनता कहाँ है? आप देखिए, 2011 में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब दिल्ली की जनता सड़कों पे आ गई थी और उनको जेल नहीं जाने दिया गया था। आज वही अरविंद केजरीवाल पॉकेटमार की तरफ बांध के ले जाया जा रहा है और कोई आदमी सड़क पे नहीं आया, गाड़ी जा रही थी जेल के अंदर। इसके पीछे कारण है सर। अभी आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि वो जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल, देखिए, एक तो जेल देने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जेल देने का काम कोर्ट का है, बेल देने का काम कोर्ट का है। अगर अभी भी उस समझते हम दिल्ली की जनता को, यूथ को भ्रमित कर लेंगे कि देखो भाजपा ने जेल डाल दिया, तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई? संजय सिंह को बेल मिल रही है और मिलने के बाद उनकी भाषा सुन लीजिए। तो मेरा मानना है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा पाता है। अब दिल्ली में किसी को सहानुभूति नहीं अरविंद केजरीवाल जी से, और उसका रीजन है जो मैंने बताया सर। लेकिन कहते हैं वो, उनका ये कहना है कि ईडी जो है वो आपकी बी टीम है और जो पीएमएलए कानून है वो ईडी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। वो इतना कठिन कानून है कि उसमें बेल नहीं मिलती है। तो संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई? ये तो आप पे सवाल है सर। नहीं, अब ये भ्रम फैलाने का एक तरीका है। अब मैं संजय सिंह के स्पेसिफिक आरोपों पर आता हूं। उन्होंने उन पर और आपका जवाब भी लेना चाहूंगा। उन्होंने नाम लिया अरविंदो फार्मा के शरत रेड्डी का। मैं फैक्ट्स के साथ आपसे पूछ रहा हूं। आरोप है कि शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करीब 55 करोड़ रुपए दिए, फिर उन्हें सरकारी गवाह बनाकर जमानत दिलवा दी गई। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं संजय सिंह जी से कि क्या कोर्ट बंद हो गई है देश में? आप ये बात सिर्फ मीडिया में कह रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? हम तो आपके अपराध के खिलाफ कोर्ट गए ना। वो क्या बात है जो आप इसमें छुपाना चाहते हैं? कोर्ट खुला हुआ है, जांच एजेंसी खुली हुई है।
आप मान लो कहते हो कि केंद्र सरकार है तो जांच नहीं होने देगी, आप कम से कम कोर्ट तो जाओ, कोर्ट तो आपको बेल भी दी है। इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो छुपाए जा रहे हैं। लेकिन मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड लाया कौन था भाई? जो व्यवस्था ही हम ला रहे हैं, मोदी जी लाए हैं। और मोदी जी ने अभी एक किसी इंटरव्यू में स्पष्ट बोला है कि मैं खुद लाया हूं और हम चाहते हैं, आप जानते हैं हमारे बीजेपी में आज 2000 रुपया से ज्यादा कोई चंदा देना चाहे तो उसको चेक से ही देना पड़ेगा या उसको डिजिटल ही देना पड़ेगा, हम ले नहीं सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि चंदे की जांच हो और इसीलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड भी लेके आए हैं। अब उसमें कोई जैसे कहा ना कि नियमों का दुरुपयोग कई लोग करते हैं। अगर किसी ने किया होगा तो भाजपा को भी अगर चंदा दिया हो और वो गलत है तो उसको पक्का कानूनी कार्रवाई होगी। एक चीज बताइए, जो आरोपी है सर, वो आरोपी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देता है, हाँ। उससे चंदा लेना कितना सही या गलत है? उसकी जांच होगी, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उसका पैसा ही ठीक नहीं है तो उसमें उसी कार्रवाई होगी, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। एक और आरोप है, वो आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश के मंगुटा परिवार पर वो कहते हैं कि अंगोल के सांसद मंगुटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को 7 बार वो बयान देते हैं। 6 बयानों में वो केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं, 7वें बयान में केजरीवाल का नाम लिया जाता है और फिर राघव रेड्डी जेल से छूट जाता है और मंगुटा रेड्डी को एनडीए की तरफ से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया जाता है। यह आरोप है। देखिए, इस केस का हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि इसलिए मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं है कि क्या तथ्य हैं। और मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि कई बार घोटाले में कुछ लिप्त लोग जब उनको ऐसा कहते हैं कि सर इसमें मैं लिप्त तो हुआ हूं, लेकिन हमारी लिप्तता इसलिए निर्दोष है कि मुझे इस व्यक्ति ने कहा है, हम उसके कहने पे गए हैं, तो ऐसे कई केसेज हैं जहां लोग सरकारी गवाह बनते हैं और सरकारी गवाह बनने से उनका केस नहीं खत्म होता है। मनोज जी, केस तब भी चलते रहता है। आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है और सबसे ज्यादा सवाल तो आप ही लोग उठा रहे हैं। किसकी? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल आप ही लोग उठा रहे हैं। जब वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब तो आपसे लेंगे ही ना। कई बार आरोपी सरकारी गवाह बनता है, इसका मतलब उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अब वो दूसरे की बता रहा है, तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है। नहीं, लेकिन फिर उसको टिकट दे दिया जाए, वो चुनावों के लिए एनडीए का उसको प्रत्याशी बना दिया जाए, तो हो सकता है कि उसके में कुछ तो तथ्य होगा जो कि हम नहीं जानते हैं, कोई और बताएगा। एक आरोप ये लगाया गया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को घोटाला कह रहे हैं। उनका तर्क है कि एक कंपनी, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कंपनी जिसका मुनाफा 2 लाख रुपए, वो बीजेपी को 3.5 करोड़ रुपए चंदा देती है। जिस कंपनी का मुनाफा 16 लाख रुपए, वो बीजेपी को 2 करोड़ चंदा देती है। और जिसका मुनाफा 144 करोड़ है, वो 375 करोड़ का चंदा दे देती है। यह कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अब चंदा जिसने दिया उसने डिजिटल दिया, अगर उसके सोर्स ऑफ इनकम गलत हैं तो किसी को भी तो जाकर के केस करना चाहिए, फाइल उसकी जांच होगी। मैं यही तो बार बार कह रहा हूं। बॉन्ड तो एसबीआई को दिया गया, एसबीआई और सरकार दोनों को पता है। नहीं, तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि जब आएगा मामला प्रकाश में तो जांच होगी, और अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम गलत है तो पक्का उसको कार्रवाई होगी। मैं प्राइमा फेसी आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर सपोज करिए आपकी कमाई 2 रुपए, हाँ। तो आप मुझे चंदे में 10 रुपए या 15 रुपए कैसे दे सकते हैं? वही अब हमारे ऊपर जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए आप? हाँ, पक्का होना चाहिए। ये बड़ी बात कर रहे हैं, पक्का जांच होनी चाहिए। 100% जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कार्तिक के पास आऊंगा। मनोज जी बताइए, दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का चेहरा कौन है? आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में चेहरा है, कद्दावर नेता है, वो चेहरा कौन है? यहाँ टाइम आने दीजिए, वो भी आ जाएगा। आस पड़ोस है क्या? अभी तो चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री का, और हमारा चेहरे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे चेहरे। और देखिए, ऐसा सवाल कई बार पूछा जाता है, तो इसमें तो नेता लोग झूठा ही बोलते हैं।
दीपक मनोज जी, आपकी पार्टी में सच क्या है? सांसदों से इस्तीफा देके विधानसभा का चुनाव लड़वा लिया जाता है। नहीं, सच तो ये है कि कौन है ऐसा राजनीति में जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, जयशंकर जी आपका सवाल। ये तो ईमानदारी से बात। बातों को घुमाना वाना हमको आता नहीं है। थोड़ा सा डाइग्रेस करके हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें। जयशंकर जी। नहीं मनोज जी, आपने अभी बहुत सारी बातें कही हैं। सर। अब कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कोई बयान दिया था। वो बयान जब बात हुई तो उसको झूठ साबित हुआ। वो कहीं साबित नहीं हुआ। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हों कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भी है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये जो और उनके साथ जो लोग थे उसमें से एक सहला राशिद थी, वो अभी भाजपा की तरफ चली गई हैं। वो भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो आप लोग बताते थे ना, ये जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग है, अब वो राष्ट्रवादी हो गई हैं। तब अब टुकड़े टुकड़े गैंग की नई मेंबर रह गई हैं। एक तो एक है। दूसरा ये है कि जैसे आपने बार बार बहुत सारी और ईडी और इसके बारे में कौन मुकदमा करेगा? ईडी करेगा ना। तो ईडी ने तो पहले गिरफ्तार किया शरत रेड्डी को, और एक हफ्ते बाद जब उसको 5 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड में डाल दिया तो रिहा कर दिया। अभी एक ताज़ा मामला आया है गुजरात का। गुजरात में एक कोई दलित के नाम पे 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। उसने कहा कि साहब मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे पास तो वेल स्पन अडानी जी के तरफ से आए थे लोग, और उन्होंने कहा कि आपके नाम पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं और बीजेपी को दे रहे हैं। वो दे दिया। तो ये केस कौन करेगा? ये तो ईडी करेगी ना। तो ईडी को सिर्फ दिखाई देता है अपोजिशन। और देखिए, जो 25 लोग थे जिनके खिलाफ ईडी ने मुकदमे किए, उसमें से 23 लोगों को उनके केस या तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए गए या फिर खत्म कर दिए गए, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब जवाब ले लेते हैं जी सर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिसको ये लगता हो कि ईडी केस नहीं रजिस्टर कर रही है, वो कोर्ट जा सकता है। इस देश में न्यायालय इसीलिए बने हुए हैं कि जिनको डाउट है किसी पर तो न्यायालय का रास्ता जाए। मेरा आरोप सिर्फ ये है कि जो लोग इस तरह की सनसनी फैला रहे हैं वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको कोर्ट जाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट किसी की भी बात सुन करके कहीं ना सुन। थाने में एफआईआर नहीं होता है तो आदमी कोर्ट जाता है, कोर्ट ले लेती है संज्ञान। तो इसलिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं। मेरी छोटी सी मैं जानकारी उस है, केस पता में नहीं। घुसा नहीं हूं। ये अरविंद केजरीवाल को आपने कहा कि अदालत गिरफ्तार करती है। अदालत का कोई वारंट था क्या? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए किसी अदालत का कोई वारंट था क्या? नहीं। ईडी ने बुलाया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सर, वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट ही गए थे। सर आपको बताऊं, उनको 8 उनको सम्मन दिए गए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वो तो बाद में गए थे कोर्ट। तो उनको कैसे पता कि बुला रहे हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको बुलाया जा रहा है कि आइए बात करनी है, आपको लग रहा है मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। जिसको- It means जिसको कि बुला आपका गिरफ्तारी कर लिया लेकिन ना। वो पीएमएलए कानून जो है उसके तहत उनके पास एक एडेड एडवांटेज आ जाता है। वो लोग अचानक रात में जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं सर, अरविंद केजरीवाल जी विधिवत हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा कि प्रूफ क्या है। प्रूफ देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रूफ जैसा है, अभी तक आप बाहर क्यों घूम रहे हो? आपको तो बहुत पहले अंदर होना चाहिए था। ये टिप्पणी है कोर्ट की। तो उसमें कई लोग कई बार ईडी की कार्रवाई के बाद भी लोग कोर्ट जाते हैं। ये लेकिन तो इस पहले ही मामले में चले। अभी तक ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? किसका? ईडी यही क्यों प्लान कर रहा है कि 2 या 3 महीने में हम जल्दी से जल्दी ट्रायल करेंगे? ऐसी खबरें भी आ रही हैं। नहीं, ट्रायल तो चल रहा है, मतलब कोर्ट ईडी की कार्रवाई चल रही है और बहुत बड़े बड़े सबूत हैं जिसके कारण उन लोगों को शायद बेल नहीं मिल रही हो। लेकिन इस पूरे मामले में अब पीएमएलए कानून ये कहता है, जब तक पीएमएलए कानून ये कहता है, संजय सिंह को जैसे बेल मिली, कि जब तक जज कन्विंस नहीं हो जाते हैं तब तक कि ये बेगुनाह है। और उनका ये कहना है कि इसमें ना तो कोई मनी ट्रेल है, ना मनी का हैंडओवर चेंज है, कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और संजय सिंह को इसीलिए बेल मिल गई है। तो देखिए, किसी भी केस में जब घोटाला हुआ, सीधी आप देखिए, दिल्ली में एक शराब की बोतल बिकने पे सरकार को मिलता था 12% कमीशन, और
विक्रेता को मिलता था 1.5% कमीशन। अचानक अरविंद केजरीवाल सरकार कहती है कि विक्रेता को मिलेगा 12% कमीशन और सरकार को मिलेगा 1.5% कमीशन। इसके बाद भी किसी को शंका है क्या कि खजाना लूटा गया? आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को तोड़ने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरा इसमें मानना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसी हो, आज उसको मोदी जी के सरकार में फुल फ्रीडम है। उनको यही कहा गया है कि आपको किसी दबाव में काम नहीं करना है, आपको किसी भय या पक्षपात में नहीं रहना है। जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अगर भ्रष्टाचार किया है, आपको लगता है आप प्रूव कर सकते हैं, तो गो अहेड। तो विपक्ष कह रहा है कि छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा, इन सब के ऊपर, अजीत पवार, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, छगन भुजबल पे तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बरी कर दिए गए, इसलिए छगन भुजबल को इसमें नहीं लेना चाहिए, वो बरी है। दूसरी चीज, बाकी जितने नाम ले रहे हैं उन पे केस चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, मैं दावे से इस कुर्सी पे बैठ के कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप है वो बीजेपी भी ज्वाइन किया होगा तो उसका केस खत्म नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए अभी तक क्या कार्रवाई हुई है 2017 से लेकर अभी तक? अरे यहाँ जो भी तो नाम आपने लिए, ईडी ने कभी समन किया क्या इनमें किसी को? राम मंदिर का फैसला आने में आजादी के बाद 75 साल लग गया, कोई चिंता नहीं किया। किसी में 2 साल लग रहे तो आप चिंता कर रहे हैं। वो आपके ऊपर सर वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं, वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं वो आप पे। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजकुमार आनंद, उनके मंत्री, कई सारे उनके पास पोर्टफोलियो थे, उनके 9 ठिकानों पर पिछले साल एक साथ छापे पड़ते हैं। 2 घंटा पहले वो संजय सिंह का वीडियो ट्वीट करते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं, और यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दबाव बनाया जा रहा है। अब अंतरात्मा जग गया होगा तो हम क्या करें? उनका देखो, अगर कोई सच्चा आदमी है या आधा सच्चा आदमी है, देखो भैया क्या है ना कि हमारे यहाँ तो अगर कोई अपराध हुआ है, आप उसके साथ खड़े भी हैं तो आपकी जांच होती है। नहीं, लेकिन जैसे नवीन जिंदल हैं, उनके ऊपर आप लोग कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे, वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद आप उनको चुनाव लड़वा देते हैं। नहीं, तो उनका जो आरोप होगा वो वैसे ही होगा। अब ये कोर्ट से पूछिए कि उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा है। अंतरात्मा जग जाती है। किसके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रत्यक्ष होते ही अंतरात्मा जग जाती है। लेकिन ये देखिए, अच्छी बात है, अगर जांच एजेंसी को लग रहा है उनको कि यार ये बहुत कड़ा है, ये कोई दाहिने बाएं से मानने वाले नहीं है, ये तो सत्य ढूंढेंगे, और उस समय उनको लगे कि भैया जो भी है ना, इस झंझट से भागो, तो इसका स्वागत होना चाहिए। शांतनु, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे जितने भी यहां पर दर्शक हैं, अब आप लोग तैयार हो जाइए रैपिड फायर राउंड के लिए। आप लोग तैयार हैं? हमारे शो का सबसे पॉपुलर राउंड रैपिड फायर राउंड। जोरदार तालियां हो जाए पहले। मनोज जी, मैं आपको वहां पर 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है। एक तस्वीर आपको चूज करना है, आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं वहां ये पर। बड़ा लफड़ा है, सुनिए। नहीं, बड़ा सिंपल है। आप ये फंसाने वाला काम। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल है। आइए, आप आइए मेरे साथ, आइए मनोज जी, आइए प्लीज, आइए। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए, पहले जोरदार तालियां, और हर सवाल पे हौसला बढ़ाते रहिएगा। जोरदार तालियां एक बार फिर से। पहला सवाल एक चुनना है मनोज जी आपको। मनोज जी के लिए पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ ये है, बेहतर नेता कौन है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? एक सुनिए। अब देखिए, इस एम कह रहे थे आप हम फंसाएंगे हैं, और वैसे बेहतर की बात, थोड़ा बेहतर तो ये लगते हैं उनसे। अच्छा, जोरदार तालियां हो जरा, जोरदार तालियां। ये स्पिरिट एग्जैक्टली यही चाहिए कि कितनी क्लैरिटी से आपने बोला। अगला सवाल दिखाइए जरा। दिल्ली के विकास में बड़ा योगदान किसका है, शीला दीक्षित जी का या अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित। जरा तालियां थोड़ी कम सुनाई दे रही है, जोरदार तालियां हो यहां पर। हर सवाल पे हौसला बढ़ाइए मनोज जी का। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बेदाग नेता कौन है, अशोक चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अजीत पवार? चारों बेदाग हैं। भाई,
ये देख बेदाग हम कहने वाले कौन हैं। वैसे सबके ऊपर काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं। नहीं तो चलेंगे तो हम बेदाग कैसे कह दें? जिन पे केस है उनका केस का रिजल्ट आने तक हम बेदाग नहीं इनके खिलाफ तो आप व्हाइट पेपर तक लेके आए थे। तो उनका जो भी चल रहा होगा चल ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए जरा अगले सवाल के लिए। अब आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, परिवारवादी नेता कौन है? चिराग पासवान, एचडी देवगौड़ा, जितिन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर। परिवारवादी नेता कौन है? क्या सोच रहे हैं आप? सब तो अपने ही हैं। नहीं पहचान रहे हैं पीपल्स। देखिए, परिवारवाद का एक परिभाषा आया है। उस परिवारवाद में अब परिवारवादी नेता वही होता है जो कि पार्टी का मुखिया हो और उसके बाद भी पार्टी का मुखिया उसी का पार्टी का बनता हो। तो उस हिसाब से समझ लीजिए। इनमें से तो सारे वही दिखाई दे रहे हैं एकदम। नहीं, अभी इनका परिवार थोड़ी आया है, ये तो अभी पहली बार आए हैं। इनके बेटे लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ना परिवारवादी नहीं कहा जाता है। अच्छा ठीक है, तो वो आपने टिक कर दिया है। देखिए, ये हम क्या कह रहे हैं, आप संसद का बयान उठा लीजिए कि कुछ लोग का पार्टी होता है और उस पार्टी का मालिक वही कि उनके या उनके बेटे या दामाद बनते हैं। तो उस हिसाब से आप क्या देखें। मुझे बताइए, इनमें से कौन अपनी पार्टी का मालिक नहीं है? अब अपनी पार्टी का मालिक, लेकिन आगे क्या होगा देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल, अब यह सवाल आपकी एकदम पुरानी फील्ड का है। बेहतर एक्टर कौन है? नसरुद्दीन शाह या अनुपम खेर? देखिए, एक्टर तो वो अच्छे हैं लेकिन इंसान ये अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। मुझे याद आ रही है वो जो क्रिकेट बॉल आपने मुझे मारी थी बैटिंग करते वक्त, आपका वैसे ही शॉट निकल रहा है अभी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल जरा जोरदार तालियों के साथ, ये देखिए, बड़ा सुपरस्टार कौन है? मनोज तिवारी जी। ये बड़ा है। ये बड़े सुपरस्टार है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो। आपके हिसाब से बड़ा सुपरस्टार कौन है? बताइए जरा, बताइए बड़ा सुपरस्टार कौन है? मिक्स है। मनोज जी, आप क्या बताएंगे? आप नहीं, आज तक यही कंफ्यूजन चल रहा है। देखो, मैं आपको दिखाता हूं एक बार रवि किशन जी से जब मैंने ये सवाल पूछा था इसी शो में। आइए दिखाइए जरा उन्होंने क्या बोला था, दिखाइए, प्ले इट ऑन। बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार कौन है? मनोज तिवारी या रवि किशन? रवि किशन। कौन है? मैं, आप लोग बोलो। जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन? मनोज जी, में फिर से सवाल, पब्लिक पलट जाती है यहां पर। बेहतर सुपरस्टार, बड़ा सुपरस्टार कौन है? नहीं, रवि किशन। अरे वाह, चलिए आइए, जोरदार तालियां। मनोज जी बैठिए आप। शांतनु जी से मैंने सवाल नहीं पूछा था। शांतनु जी, आपका सवाल, प्लीज गो अहेड, आइए। मनोज भाई, आपको ईडी सीबीआई से उत्तर प्रदेश ले चलता हूं। और रवि किशन जी की बात आई। रवि किशन जी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ जी वाली सीट से सांसद हैं। 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था और आजकल आप उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ बहुत सारी रैली देखी है। तो अब जब 2009 में वापस झांकते हैं, जो आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में बोला होगा, तो कैसा लगता है आपको? मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं बहुत दूर का सोच। ये आरोप लगता है आप पे कि आप अपने स्टैंड से बदल जाते हैं। नहीं, आप कोई भी लाइन उठाइएगा, देखिए मैं बड़ा दूर तक देखता हूँ और आप अगर दूर तक नहीं सोच सकते तो आप राजनीति में बहुत एक्सीडेंट करेंगे। मैं चुनाव लड़ा था, मेरा 3 महीने का एक पीरियड था जिसमें मैं समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ा था। अमर सिंह जी आज संसार में नहीं हैं और मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्म कर रहा था, उसी सेट पे हमारी उनकी मुलाकात हुई थी और मैं ना चाहते हुए चुनाव लड़ गया। हालांकि पहली मीटिंग में ये कहते हुए ये नहीं पता था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। वो एक सिचुएशन था जिसमें कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े लोग थे, अमिताभ बच्चन जी थे, अमर सिंह जी थे और
उनके सामने मैं दृढ़ता से ना नहीं कर पाया। आप ये कह रहे हैं मनोज जी कि आप अपना स्टैंड नहीं बदलते हैं? स्टैंड, गलती हो सकती है तो गलती होगी तो सुधार कर लूंगा, अच्छा ठीक है, स्टैंड नहीं बदल सकता। चलिए ठीक है। एक और आपका जो बयान है उसको जरा प्ले ऑन करिए। मनोज जी का बयान दिखाइए जरा एक बार। सब ढूंढ के रखे हो आप। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों के मानस से गिर गए हैं। मनोज जी, नीतीश कुमार गौन केस है? तो अभी यही तो हम बोल रहे थे कि उस समय हम तो यही बोल रहे हैं ना कि मुझे दुख हुआ, और वो बयान वही है जो मैंने बोला था। उस परिस्थिति में मैं वैसा ही बोलूंगा। ठीक ठीक। राजेश मेरा सवाल ये है आपसे मनोज जी, आपको बहुत अच्छी बात आपने कही कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खिलाफ तथाकथित रूप से कुछ बात कही, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फूहड़ता, छिछलापन, भोजपुरी गानों के जरिए आप पर आरोप लगता है कि आप महिलाओं के खिलाफ तमाम तरह के गाने गाते हैं, और इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आप कैसे अपना बचाव करेंगे? नीतीश कुमार का तो आपको बुरा लगा। मेरा कोई भी गाना सुनाइए। आप लोगों को किसी को मालूम है इनके गाने भोजपुरी के? लहंगा उठा के क्या सर एक मिनट सर, हाँ मैं आऊंगा, उस पे आऊंगा, उस पे आऊंगा। मनोज जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता होगा तो झूठा आरोप लगा रहा है। मेरा कोई भी गाना वल्गर नहीं हो सकता, हास्य में हो सकता है, व्यंग्य हो सकता है। होली के गानों में थोड़ी सी, आप होली तो मस्ती आप जानते ही हैं, अदरवाइज मैं तो भजन सम्राट के नाम से जाना जाता हूं साहब। अरे सर आप, मैं एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, मैं आपको, हाँ लेट मी कंप्लीट। मेरे 3000 गाने भजन के हैं, और हमारे भोजपुरी क्षेत्र में जे हमनी के माता बहन सा हमार गीत नवरात्र भी आवेला, अभी भी तो 4 गाना हमरे ट्रेंड करत रहे। रही बात कि हम सिनेमा भी किए हैं, और हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे अभी कंगना रनौत के खिलाफ एक कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया। हम जब फिल्म में करते हैं काम, तो फिल्म में क्या गाना हमसे क्या गवा रहा है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है, उसको मेरे साथ मत चिपकाओ। अमिताभ बच्चन जी भी कभी गाना कहे हैं कि समंदर में नहा के तुम, तो क्या अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर वैसा कर देंगे? क्या फिल्म में कोई रेप सीन कर रहा है तो रेपिस्ट हो जाएगा? क्या इस तरह से इस देश में कलाकारों को लिया जाएगा? अगर इस तरह से कोई लेता है तो मैं समझता हूं वो सिनेमा नहीं जानता। हम सिनेमा में कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल गाया हुआ गाना, मेरा दावा है कि कभी वो फुहड़ नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको एक, क्योंकि आपने जिक्र किया है, मैं कुछ गाने आपको बताता हूं। आपकी फिल्म धरती कहे पुकार का, ये फिल्म है, हाँ। सुनो, पहली बोल रहा हूं, ये फिल्म है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर क्या है उस पे जाइए पहले। मैं गाने की बात कर रहा हूं। गाने के वर्ड थे गोदिया में हमके लेला पिया। हाँ, गोदिया में हमके लेला पिया, ये क्या है? हमें गोदी में ले लो, ये वल्गर है। पिया, अपने पिया से कह रही है, ये कोई गलत आपको गाना दे। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, मेरे पास एक और गाने का वर्डिंग्स है। लड़की का कमर करंट मारे ले, लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। नहीं, मैंने ये नहीं गाया कि लड़की का कमर करंट मारे ले, मैंने ये गाया है लड़की करंट मारे ले। अब इसको आप वल्गर मानते हैं कि लड़की ही हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले, ये वल्गर कहाँ से हो गया? इट्स रोमांटिक। अच्छा चलिए, ये रोमांटिक। अब मुझे अगला बताइएगा, ये रोमांटिक। अरे भैया ऐसा मत करना कि रोमांस मत खत्म करो। पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। तो इसमें वल्गर क्या है? इसमें वल्गर क्या है? पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागेला मिसाइल। ये वल्गर नहीं है। तो लड़कियां मिसाइल ही होनी चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? क्या आप देखिए, इसमें आप खुद इसके वर्डिंग सुनाना चाहेंगे? इसमें हास्य व्यंग है, हास्य है इसमें। मतलब जिससे इतना लड़की दुब्बर हो जाता है, कुछ खाते नहीं, एक किसी भी महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना ठीक है सर?
नहीं, इट्स, देखिए, अगर किसी को इसमें ऐतराज हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये गाना वल्गर नहीं है। वल्गर का मतलब कुछ और होता है। अच्छा ठीक है। आरोप लगता है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है जी। दूसरी तरफ मनोज तिवारी गाना गाते हैं, बबुनी के लागलबा शहर का हवा और ही पढ़ावा। हिंदी में अनुवाद करें तो गाने का मतलब है लड़की को शहर की हवा लग गई है, पढ़ाओ और पढ़ाओ बेटी को। उसकी अगली लाइन क्या है? आप बता दीजिए। कहली के गाँव में नाम लिखवाओ। हाँ, मैं कह रहा हूं गांव के एजुकेशन को भी बड़ा बनाओ, तो आप आधा गाना पढ़ रहे हैं। क्या मैंने बेटियों कहा के था, देखो, शहर जाने पर आपत्ति? ना ना ना, आपत्ति नहीं, मेरी बेटी भी शहर में रहती है। मैं क्या पूरा गाना सुनो। आप एक बार गुनगुना सकते हैं मनोज जी? हाँ प्लीज। एक बार पहले जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। वो गाना एक एल्बम का गाना है जी। जिसमें एक परिवार की बात है जी। कि उसको थोड़ा सा उसकी बिटिया थोड़ी सी उसको लगता है कि मेरी बेटी हमारे अनुसार नहीं चल रही है, तो उसमें कहते हैं कि बबनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहली की गौए में नाम लिखवावा औरी पढ़ा। तो इस गाने को समझो। मैं कह रहा हूं कि तुमको अपनी बेटी को गांव ही पढ़ाना चाहिए था, वो कैरेक्टर है। बाकी मनोज तिवारी की बात करिए तो मुझे किसी भी लड़की पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना मैं करना पसंद करता। वैसे ये इसकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन ये है कि आपका एक और गाना वायरल है कि बेबी बियर पी के नाचे, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है? हाँ है। वो भी ठीक है? नहीं, उसमें मैं कह क्या रहा हूं? अब बताइए। मैं कह रहा हूं, बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है उसमें? लोगन के निकले लागल दम 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 दम, वो तो कह रहा है। देखो, अब इसमें दोनों तरफ में मारा जाऊंगा। ठीक है, क्या है वैसे ठीक है। अब मैं ये बात सही है कि मनोज जी जो हैं वो व्यंग गायन के लिए जाने जाते थे, बड़ा नाम थे। किया हूं, लेकिन मैंने लड़कों का भी किया है। नहीं, मैं आपका मानतनी बतिया बबुआ छोड़ी दतिया, पाउच पियला से नाही बनी कुल। मैं मूलतः मैं नशे का विरोधी रहा हूं, तो मैं यही गा रहा हूं कि देखो हमारा तो भैया दम निकल रहा है, देखो हमारी बिटिया वो बेबी बियर पी के ना चल रही। तो उसमें भाव को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। बट मैं क्यों कहूं कि लड़कियों को शराब नहीं या बियर नहीं पीनी चाहिए? हु आई एम, मैं क्यों कहूं? मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, बच्चे अपना भविष्य खुद तय करें, मैं खुश हूं। मनोज जी, एक गाने ने तो अटल सरकार को भी परेशान कर दिया था, आपको याद है वो गाना? आपको याद है वो गाना? एक गाना आपका था व्यंग। पता नहीं कौन खुदाई कर करके आप लेके आए हो सब गाना। मैं उसके वर्डिंग्स आपको बताता हूं। एक सेकंड, फिर मैं आपसे सुनूंगा भी। वो गाना था, काहो अटल चाचा प्याजे पे मार हो गई, अब क्या प्याज खाइबे प्याजुए अनार हो गई। तो एक सिचुएशन था। नहीं, हम किसी पार्टी में नहीं थे, ये पॉलिटिकल गाना नहीं था। हम उस समय एक सिंगर, बल्कि बहुत अच्छा व्यंग था, ये बहुत अच्छा व्यंग था। तो एक व्यंग था। तो हम तो अगर आर्टिस्ट, एक समय था ना जब प्याज व्याज महंगा हो गया था, सब कंफ्यूजन में था। हम मनोज जी, हमारे एडिटर्स बोल रहे थे अगर आप ये गुनगुना पाएंगे। अरे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है। अब नौकरी पर जब बात होती है तो आपका एक गाना वायरल होता है, जरा उसको सुनाइए जरा एक बार। मेरे हर गाने में एक मैसेज है। बेरोजगारी का गाना है। विपक्ष कह रहा है कि ये गाना आज भी रेलेवेंट है, दौड़ दौड़ के लोग थक गए हैं, जूते चप्पल फट रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ये तब का गाना है जब तक नरेंद्र मोदी सरकार नहीं थी। और देखिए, हम आज कहाँ कह रहे हैं कि हम सभी बच्चों को नौकरी मिल गई है। मनोज जी, ये 21 साल का गाना होगा लगभग? वैसे किस साल? ये वाला गाना कौन से साल का होगा? ये गाना है 2003 का है। अकेला राज्य है
जहां बीजेपी 26 साल से वनवास में है, जी 26 साल, बाकी राज्यों में 5 साल में वापस आई, उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद वापस आई, रिपीट कर जाती, कई राज्यों में तो आप लगातार रिपीट करें, पर बीजेपी का दिल्ली का वनवास सबसे लंबा है इस देश में, क्यों? देखिए, मुझे लगता है इस क्यों की जगह पूछना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। क्यों इसलिए क्योंकि आप प्रतिद्वंदी तो आप ही हैं, बड़ी पार्टी आप हैं, नेशनल जी, पार्टी आप हम 10 साल का तो जानते हैं, नहीं, उससे पहले 15 साल वो हमको नहीं पता है, वट एवर द सिचुएशन जो भी था। लेकिन हम तो इसको आपके प्रश्न से ये निकालते हैं कि चलिए 26 साल तक बीजेपी हारती रही, क्या 26 साल में दिल्ली जीत गई? क्या उन 26 सालों में दिल्ली की जो आकांक्षा थी पूरी हो गई? लेकिन दिल्ली के लोगों को तो वही पसंद था। दिल्ली के लोगों को वही पसंद था, तभी 26 साल तक लगातार आपको बाहर रखते रहे। देखिए, 15 साल में वो ऊब गए थे शीला जी से, वो भी तब उबे जब ये व्यक्ति बहुत गाली देता हुआ आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हुआ आया, और आज वही दोनों एक दूसरे में समा गए। अभी आपने सनातन का जिक्र किया, हम लोग बात कर रहे हैं। विपक्ष ये कहता है कि अगर वो राम मंदिर के दर्शन नहीं करने जाते हैं तो वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? देखिए, खाली दर्शन ना करने की बात से तो हम गैर सनातनी नहीं कहते हैं, लेकिन वो लोग तो राम जी का मंदिर बने नहीं, इसके लिए वकील खड़ा करते रहे। राम काल्पनिक थे, इसके लिए वो करोड़ों रुपया खर्चा किए हैं। आज भी इंडी गठबंधन कहता है ताले भी तो राजीव गांधी ने खुलवाए, जमीन अधिग्रहण भी तो नरसिम्हा राव ने किया। तो एक बार कहें तो खड़ा होके, वो तो हमेशा कहते हैं ये बात। नहीं, पीवी नरसिंह राव जी का योगदान था, पीवी नरसिंह राव को योगदान था, तो कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव जी का हाल क्या किया? देखिए, अगर राजीव गांधी ने ताले नहीं खुलवाए होते, अदालत नहीं गए होते, तो आज यहां तक आ पाते। ये क्या कांग्रेस कहने को तैयार है? कांग्रेस कई बार ये कह चुकी है, राहुल गांधी को दर्शन के लिए जाना चाहिए था या नहीं? 100% जाना चाहिए था। उस दिन मत जाते, 10 दिन बाद चले जाते। क्या मनोज तिवारी राम मंदिर के दर्शन करने गए? हम तो रात भर झाड़ू लगाए थे जिस दिन संसार दर्शन किया। दर्शन किया आपने सर? नहीं, अभी हम अभी भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए बढ़ने के बाद, लेकिन हम 22 जनवरी की रात सुबह 5 बजे तक गलियों में झाड़ू लगाता रहा। हम आपसे खुद ही मिले थे वहां पर। अरे आप तो मिले थे सर। लेकिन मनोज जी, आप खुद दर्शन करने नहीं गए, बीजेपी के कई नेता दर्शन करने नहीं गए। अगर राहुल गांधी नहीं गए तो फिर वो सनातन विरोधी कैसे हो गए? भैया, राहुल गांधी से मेरा ही कंपटीशन है क्या अभी? चलिए, अब हमारा ये आखिरी पड़ाव है। वैसे भी आपको बता दूं कि हम सांसदों को जिम्मेदारी है, हम अपने अपने क्षेत्र के लोगों को आस्था स्पेशल ट्रेन से दर्शन करा रहे हैं जी। जब पूरे लोकसभा को दर्शन करा लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे दर्शन करने। रैपिड फायर पे जा रहा हूं, लेकिन एक आखिरी सवाल। पवन सिंह ने आसनसोल से लड़ने से मना किया, वो काराखाट से लड़ रहे हैं, ऐसी खबर है। या रिसेंट है क्या? अभी ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टिकट तो पवन को दिया गया था आसनसोल से, उसने वहां से कुछ। कोई बातचीत हुई? आपने कुछ कहा उनको, सुझाव दिया? आप सीनियर भी हैं उनसे काफी। नहीं, हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं। आप नेहा सिंह राठौर को जानते हैं? वो पॉलिटिकल सिंगर। हाँ, जानते। वो इतना नाराज क्यों रहती हैं आपसे? हमसे? हाँ। नहीं नहीं, वो कांग्रेस और राजद से नाराज है। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाएं। अब है इस शो का आखिरी पड़ाव। मनोज जी, आपको मुझे कैमरा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैमरा है, ये है आपका यस और ये है नो। नहीं होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सिंपल, यस नो, या अगर पास करना तो ऐसे। आप उधर ही फंसाते फंसाते बचे मुझे। बहुत आसान सवाल है, देखिए, यस होगा या नो होगा, या आप पास कर दीजिएगा। जब ये शो आएगा ना तो रवि कहेगा तुमने खुद बोला है कि मैं सुपरस्टार हूं, इसलिए मैं ही हूं। ये लीजिए मनोज जी, ये कैमरा है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ यस या नो या पास। जोरदार तालियां पहले हो जाए मनोज जी के लिए, क्योंकि पहला रैपिड फायर राउंड बड़ा शानदार गया है हमारा। जोरदार तालियां, तालियों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। आइए जरा प्ले ऑन करिए।
पहला सवाल मनोज जी के लिए, विपक्ष के दागी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। मनोज जी प्ले कार्ड, यस या नो? मनोज जी प्ले कार्ड हाथ में ले लीजिए, या पास भी कर सकते हैं आप। पास करिए मुझे। तो दिखा दीजिए जरा उस पर प्लीज। पास को स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। सर ये नो है। हाँ, ये इसको स्ट्रेट रखना पड़ेगा। यही जवाब है। नो, स्वागत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, जोरदार तालियां। देखिए स्ट्रेट सवाल, स्ट्रेट जवाब, बहुत बढ़िया मनोज जी। आइए जरा नेक्स्ट प्ले करिए सवाल हमारा। हमारा अगला सवाल आपके लिए यह है, संविधान से सेक्युलर शब्द हटाया जाना चाहिए, यस या नो? यस, ओके, जोरदार तालियां हो यहां पर। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो। हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा। देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए, यस। अगले सवाल के लिए एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां हो। हर सवाल का बड़ा स्ट्रेट जवाब दे रहे हैं मनोज जी, वाकई में। तो एक बार फिर से जरा तालियां हो मनोज जी के लिए। अगला सवाल, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए, नो? अगला सवाल प्ले करिए। रामलला के, दिखाइए जरा अगला सवाल। रामलला के दर्शन ना करने वाले नेता सनातन विरोधी हैं, वैसे आपने भी नहीं किया, लेकिन आपने कहा कि आप बाद में जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, हम तो योजना पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है। अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल दिखाइए, इंटरनेट से भोजपुरी के अश्लील गाने हटाए जाने चाहिए, यस या नो? फिर आपके भी कुछ गाने हट जाएंगे उसमें, आपके भी कुछ गाने हटेंगे उसमें से। नहीं, मेरा कोई हटेगा ही नहीं। ठीक, अच्छा, जोरदार तालियां हो। हमारा आखिरी सवाल मनोज जी के लिए प्ले करिए। सब जानना चाहते हैं, मनोज तिवारी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुझे पास कर दीजिए। पास कर रहे हैं आप? ये पास करिए। ये तो इसका जवाब, हाँ, जो आप लोग जो चाहें। मनोज जी, इससे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करें, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। रील और रियल लाइफ में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। रील हम दूसरों के कहने पे चलते हैं, रियल लाइफ में हम खुद होते हैं। तो इसलिए तो मैं आपका एक बड़ा अच्छा सवाल था कि रील के आधार पे किसी का कैरेक्टराइजेशन मत करो। रियल में जो भी, और वो भी मैं रियल में भी बोलता हूँ, रियल में भी अगर कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य पे गलती मांगता है, माफ़ी मांगता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस विनम्रता के लिए, और यहां पर आने के लिए बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।